दोस्तों, यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं 2025 में, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यदि इन बातों के बारे में यदि आपको पता न हो तो ऐसे केस में आपको या तो ठेकेदार बेवकूफ़ बना सकता है या फिर मटेरियल के केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अक्सर हम घर बनाने की प्लानिंग जो है पहले करते नहीं है और घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट कुछ समय बाद में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमने उन चीज़ों के बारे में पहले प्लानिंग नहीं की है जिस चीज़ का हम कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम बेसिक नॉलेज तो हो जाए जिससे कि आपको आगे चल के ठेकेदार के संबंध में, लेबर के संबंध में या फिर मटेरियल के केस में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने इनको बहुत ही अच्छे से समझाया है जो कि आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहली जो चीज आती है ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टर, है ना। क्योंकि हम हमारे घर का कार्य कराने के लिए सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। या तो आप विथ मटेरियल काम देते हैं ठेकेदार को या फिर लेबर पे काम देते हैं। इन दोनों ही केस में आपको जो सबसे पहली चीज करनी है वो है कि एग्रीमेंट बनवाना है। अधिकतर केस में ये देखा जाता है कि लोग विश्वास करके किसी भी ठेकेदार को फाइनल करके काम जो है दे देते हैं और अपना घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि आगे चल के क्या क्या परेशानियां उनके साथ में खड़ी हो सकती है। जैसे कि यदि मान लीजिए आपने किसी ठेकेदार को इसी तरह काम दे दिया और उसने घर का काम स्टार्ट कर दिया, वो 10 दिन बाद आपसे पेमेंट की डिमांड करता है और पेमेंट रख देता है कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे 50,000 का पेमेंट कर दीजिए। बट वहीं आप काम देखते हैं उसका, तो आपको ऐसा लगता है कि ये 50,000 का काम हुआ नहीं है और आप वहां पर उसे कम पैसे देते हैं। और ऐसे में होता यह है कि दोनों के बीच में विवाद होता है जिसका कि आपके घर के निर्माण पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट बनवा लेना है जिसमें हर एक काम की स्टेप पे आपको कितना पेमेंट करना है ये चीजें पहले से आपके डिसाइड हो और ये चीजें ठेकेदार को भी मालूम हो कि मुझे इस काम पे इतना पेमेंट मिलना है। वाद विवाद होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है और वहीं आपके घर का निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। वहीं दूसरी जो चीज है दोस्तों, कि जब आप अपने घर का काम देते हैं ठेकेदार को, तो यहाँ पे आपको लेबर पे जो है काम देना है ठेकेदार को, है ना। यहाँ पे विथ मटेरियल काम न दे, क्योंकि ऐसे में हो ये सकता है कि जिस मटेरियल को आप लगाना चाह रहे हो वो मटेरियल ठेकेदार न लगाए विथ मटेरियल के केस में। तो यहाँ पे यदि आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी भी ठेकेदार को, तो यहाँ पे आपके हाथों में चॉइस है कि आप किस क्वालिटी का मटेरियल जो है वो अपने घर में लगाना चाह रहे हो। और जो मटेरियल आपको लगाना है वो लगा सकते हैं आप, चाहे ये आपके प्लम्बिंग के आइटम्स हो या इलेक्ट्रिकल के आइटम हो या फिर ब्रिक्स हो, उसकी क्वालिटी कैसे इस्तेमाल में लाना है, आप जो सेंड ले रहे हैं वो हो, कौन सा सीमेंट लगाना है, किस ब्रांड का लगाना है, ये सब चीजें आपके हाथ में होती है। दोस्तों, यहाँ पे तीसरी जो चीज आ जाती है, जैसे कि आप अपना घर बना रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है अपने घर की कि मेरे घर में कितने रूम होंगे, कितने हॉल होंगे, कितने बाथरूम्स आएंगे, किचन कहाँ आएगा, किस दिशा में आएगा। ये सब चीज़ें के लिए आपको एक आर्किटेक्ट को हायर कर लेना है या तो फिर किसी इंजीनियर से अपने घर का नक्शा बनवा लेना है। आपको एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा तरीके का नक्शा बना के दे सकता है, जो कि बहुत ही सुंदर नक्शा और एक अच्छा डिज़ाइन बना के देगा इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट। प्रॉपर प्लानिंग होने से आपको सारी चीज़ें पहले ही क्लियर होती है कि मेरे घर में क्या चीज़ें कहाँ पे निकलना है और कितने रूम बनने हैं, किस साइज के होने हैं, कितने वेंटिलेशंस होंगे। यहाँ पे ये भी ध्यान होता है कि यदि आपका इंजीनियर या आर्किटेक्ट नक्शा बना रहा है तो वो वास्तु के हिसाब से आपका नक्शा बना के देगा, साथ ही वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखेगा। वहीं आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो है ये भी पहले से डिसाइड कर देता है कि कहाँ पे कितने पॉइंट आने हैं। दोस्तों, यदि आप ठेकेदार से नक्शा बनवाते हैं तो वो ऐसे नक्शे देता है जिसमें कि आपका नुकसान अधिक हो सकता है। स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है ठेकेदार को, तो वहाँ यदि इंजीनियर आपके घर का नक्शा बना रहा है तो वो उस चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखेगा कि मुझे कितने कॉलम देने हैं घर में, कितने बीम आएंगे और किस किस जगह पे किस तरीके से मुझे फ्रेम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे किसी भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से ही आप जो अपने घर का नक्शा बनवाए। वहीं दोस्तों, जो चौथी चीज आ जाती है हमारी, वो है मटेरियल की क्वालिटी। यहाँ पे आप अगर मटेरियल की क्वालिटी देखेंगे तो हर चीज़ में आपको अलग अलग तरीके के मटेरियल्स की क्वालिटी मिलेगी। जैसे कि हम ब्रिक्स को लेते हैं, ब्रिक्स में यदि आप रेड ब्रिक का ऑप्शन जो है, इसमें आपको 3 तरीके की ब्रिक्स मिलती है, एक तो सादा ईंट, डमी घोल और एक चिमनी घोल, है ना। यहाँ पे तीनों क्वालिटी में बहुत ही अंतर होता है। यदि सादी ईंटों की बात करें तो ये आपको 4 रुपये तक सस्ती पड़ सकती है मटेरियल में, बट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। वहीं हम डमी घोल की बात करें तो ये मीडियम क्वालिटी है जो कि ठीक ठाक होती है। और सबसे अच्छी ईंटों की बात करें तो ये चिमनी घोल ईंटें होती है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें होती है। इनका मेटल साउंड भी क्रिएट होता है आपस में टकराने पे। हालांकि इनका रेट जो है ये 5 से 7 रुपये तक महंगा होता है, पर लेकिन आप यहाँ पे डमी घोल की ईंटें ले सकते हैं जो कि मीडियम रेंज की और अच्छी क्वालिटी की ईंटें होती है ये भी।
वहीं दोस्तों जो चौथी चीज़ आ जाती है वो है हमारी मटेरियल की क्वालिटी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मटेरियल के केस में यदि हम ब्रिक की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप ट्रेडिशनली तौर पे जो लगते आ रही है रेड ब्रिक, या तो आप उसे लगा सकते हैं, या फिर AAC ब्लॉक लगा सकते हैं, या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा उपाय है वो है AAC ब्लॉक। हालांकि आपको 1 से 2 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगा पड़ जाता है रेड ब्रिक के अलावा, पर लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे कि ये लाइट वेट होते हैं, ये वाटरप्रूफ होते हैं, इसमें पानी नहीं बैठता है इजीली, और साथ ही साथ इसमें सैंड का इस्तेमाल नहीं होता है ब्रिक वर्क के लिए। तो अल्टीमेटम ये जो पूरा पड़ता है हमें, ये 1 से 2 रुपये रेड ब्रिक की अपेक्षा जो है महंगा पड़ता है, बट लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। वहीं दोस्तों जब आप सैंड परचेस करते हैं किसी सप्लायर से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैंड के अंदर जो है मिट्टी की मात्रा जो है वो ज़्यादा ना हो, या फिर आपको साफ़ सुथरी रेत मिले तो बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर डिगले जो है वो जमे हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिले सैंड में कि जमा हुए सैंड है, मतलब एक पत्थर के आकार में, उसे जैसे आप दबाते हैं तो वो फूट जाता है, तो इसका मतलब कि आपकी सैंड में जो है मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है। आपको सैंड जब भी ले तो उसमें देख लीजिए कि मिट्टी की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है प्लास्टर वर्क के लिए और स्लेब। साथ ही इसके साथ में आपको जो अगला मटेरियल लगना है वो है 20 mm एग्रीगेट, जो कि आप जब भी परचेस करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कच्ची चट्टान का पत्थर ना हो, है ना, मजबूत चट्टान का पत्थर हो, जो कि आपको ब्लैक रॉक का मिलेगा, है ना, और उसके अंदर आपको जब खनखन की आवाज़ आना चाहिए आपस में जब आप मेटल साउंड क्रिएट करवाते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला 5वां पॉइंट है, इसमें यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि आपके घर का सुपरविजन आपको करना चाहिए या फिर किसी इंजीनियर को रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपने घर का स्वयं का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ कामों के लिए सुपरविजन के लिए आपको इंजीनियर को रख लेना चाहिए। जैसे कि आपके जो फाउंडेशन का काम होता है आपके घर का, तो वहाँ के लिए, उस काम के लिए, और साथ में जब कॉलम डल रहे हो आपके घर के उस काम के लिए, और जब छत डल रही हो आपके घर की तो उस काम के लिए। ये 3 जो काम है आपके, जैसे कि आपका फाउंडेशन वर्क हो गया, कॉलम वर्क हो गया और आपका स्लैब कास्टिंग हो गई, ये 3 कामों के लिए आपको इंजीनियर को रख लेना चाहिए सुपरविज़न के लिए। हो सकता है इसके लिए वो या तो 5 से 7 हज़ार रुपये चार्ज कर सकता है या 10 हज़ार रुपये तक भी चार्ज कर सकता है एक इंजीनियर इन 3 कामों के लिए। तो आप जो है इन 3 कामों के लिए सुपरविजन के लिए जरूर इंजीनियर को रखें। हाँ, इसके अलावा जो आपके दूसरे कार्य बचते हैं, जैसे कि आपका ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर वर्क हो गया, टाइल वर्क हो गया, पुट्टी पेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आप खुद भी स्वयं जो है इसका सुपरविज़न कर सकते हैं। बट ये जो मैंने आपको 3 काम बताए हैं आरसीसी के काम, इसके लिए ज़रूर आप इंजीनियर को सुपरविज़न के लिए ज़रूर बुलाएं, ताकि वो उस काम की क्वालिटी को चेक कर सके, कंक्रीट को चेक कर सके कि किस गुणवत्ता का कंक्रीट डल रहा है आपके घर में। आपके घर में जो स्टील बांध रहा है कॉन्ट्रैक्टर, वो ड्राइंग के हिसाब से बांध रहा है या नहीं बांध रहा है, कहीं गलत स्टील तो नहीं बांधा है उसने, कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं लगाया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने स्टील बचाने के लिए कम स्टील लगा दिया हो। तो इन चीज़ों के लिए आप जो है एक इंजीनियर को जरूर अपने घर के सुपरविजन के लिए रखें। दोस्तों अगला जो हमारा 6वां पॉइंट है, इसमें हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि आप अपने घर का ब्रिक वर्क करवाते हैं, तो जहाँ जहाँ पे आपके घर में कॉलम है और उस कॉलम पे जहाँ जहाँ पे आपका जिस पोर्शन में आपकी 4 इंच हो या 8 इंच की वाल हो, वो जो भी आ रही हो, चाहे वो बीम के केस में हो या कॉलम के केस में, वहाँ पे आपको कॉलम पे जो है चिपिंग ज़रूर करवानी है। और उसके बाद में आपको चिकन मेश जो है ये ज़रूर लगवाना है, जिसका कि 4 इंच पोर्शन आपका कॉलम पे आएगा या बीम पे, और 4 इंच जो बचा हुआ है वो आपका ब्रिक वर्क पे आएगा, है ना। ऐसे आपको जाली जो है ज़रूर फिक्स कराना है। यदि जाली छोटी हो तो 3 इंच दोनों हिस्सों में बांट लीजिए, जिससे होगा क्या कि आपका जब घर कंप्लीट हो जाता है, पुट्टी पेंट हो जाता है, उसके बाद जो आपको दरारें दिखाई देती है घर में जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ पे, तो वो चीज़ें आपको बाद में दिखाई नहीं देगी। और ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। बाद में आप कितनी ही क्रेक्सिल भर लीजिए, ये दरारें खुलती है। इसलिए जब आपका घर में ब्रिक वर्क हो रहा हो उस समय इस काम को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अब हम हमारे घर के 7वें पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप अपना घर बना रहे हैं और स्लेब वगैरह सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, आपकी कास्टिंग वगैरह हो चुकी है, आपके घर में ब्रिक वर्क प्लास्टर वर्क हो चुका है या चाहे तो चल रहा है, अन्य कार्य आपके घर के अंदर चल रहे हैं, तो आपको एक कार्य और करा लेना है आपके छत के ऊपर। या तो आप मोज़ाइक करा लीजिए, जिसे दाना भी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। आपके घर में सीपेज नहीं बैठेगा, छत में जो पानी है वो आपका भरा नहीं रहेगा। जब आप मोज़ाइक या दाना कराएंगे तो वहाँ पे लेवल जो है ऐसा देना है आपको कि आपके घर में
छत के ऊपर पानी बिल्कुल न रुके। एक तरफ यदि 3 इंच उठाओ तो दूसरी तरफ आपका 0 कर दीजिए। जिससे होगा ये कि आपकी जो छत का ढलान है वो प्रॉपर रहेगा और आपकी स्लैब के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा, जिसके कारण सीपेज वगैरह ये चीज़ें नहीं आएगी। साथ ही छत भी प्रोटेक्ट होती है। हालांकि इसमें आपका कुछ खर्च ज़रूर बढ़ सकता है 20 से 25 हज़ार का, बट आपकी छत जो है वो बहुत ही अच्छी और मजबूत बनी रहेगी सालों साल के लिए। छत पे टाइल्स कभी नहीं लगवाना चाहिए दोस्तों, ये एक मेरी पर्सनली सलाह है। क्योंकि आप यदि छत पे टाइल्स लगाते हो और जो 2 टाइल्सों के बीच का गैप होता है, आप उसमें आज ज़रूर इपॉक्सी भर के उस पानी को रोक लेंगे, बट समय के साथ में पानी के आगे कोई भी केमिकल नहीं टिकता है। समय के अनुसार धीरे धीरे वो केमिकल कम होते जाता है उसकी स्ट्रेंथ, और वहाँ से पानी जो है बैठना शुरू होता है नीचे, और फिर आपको सीपेज देखने को मिलता है 5 से 7 साल बाद में। इसलिए आप ये ज़रूर करें, अपने घर में मोज़ाइक या दाना ज़रूर करवा ले, बीच में कांच की रिब दे ले, या फिर उसमें आप मार्बल के टुकड़े भी लगा लीजिए, जिससे कि एक अच्छी डिज़ाइन भी बन जाती है मोज़ाइक के अंदर। तो आप इस काम को ज़रूर करें।